दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से कुछ जानकारियां प्राप्त की थी। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा रहेगा इसमें विदेशी यात्री जो आए, जो लेखक आए, उन्होंने क्या क्या जानकारियां हमको दी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला पॉइंट हमारा है यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, तो ये विदेशी यात्री कौन कौन थे और क्या क्या इन्होंने बताया है, वहां से जो प्रश्न बनते हैं बस उन्हीं पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। तो देखिए प्रश्न यही बनता है कि टेसियस कौन था, तो टेसियस ईरान का राज्यवैद्य था। या प्रश्न बना देगा ईरान का राज्यवैद्य कौन था, तो टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, कुछ भी दे देगा और ऑप्शन बना देगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो टेसियस जो है वो ईरान का राज्यवैद्य था। हेरोडोटस, तो इसमें एक चीज हम जान लेते हैं कि हेरोडोटस जो है ये क्या है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। तो प्रश्न ये बनेगा कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका। इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है, तो यह भारत ईरान के संबंधों का वर्णन किया है। ओके, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है या पॉइंट है कि सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के समकालीन या सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे या जो इतिहासकार थे वो कौन कौन थे। तो देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, इतिहासकारों में कौन था, निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के प्रामाणिक विवरण भी मिलते हैं, यानी इन्होंने भी जो अपनी बातें लिखी हैं किताबों में उनका प्रमाण मिलता है। लेकिन प्रश्न यही बनेगा कि सिकंदर के दे देगा ऑप्शन 3-4 कि निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, और पूछ देगा इनमें से कौन सिकंदर के समकालीन है या कौन सिकंदर के साथ आया था भारत। ओके, तो यहां से हमारा प्रश्न बनेगा। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है, तो ये देखिए मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहां से एक प्रश्न बन गया। और ये देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया या किसके शासनकाल में आया और किसका राजदूत था, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था और यह जो है 14 वर्षों तक यहाँ पर रहा था। ओके, और इसने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में मौर्य युग के समाज, अब जिसके दरबार में आया, जिसके शासनकाल में आया उसी के बारे में लिखेगा, तो मौर्य युग के समाज एवं संस्कृति के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ओके, अगला पॉइंट हमारा है, तो यहाँ से हमारा 2-3 प्रश्न बन गया है। देखिए कि कौन था, किसके दरबार में आया, किसके शासनकाल में आया, इनकी पुस्तक का क्या नाम है और इन्होंने किस युग या किस शासनकाल के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा या वर्णन किया। अगला पॉइंट हम देखेंगे डाइकेमस, सॉरी दोस्तों डाइकेमस नहीं, डाइमेकस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, डाइमेकस रहेगा। ओके, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, डाइमेकस। ओके, गलती हो जाती है। डाइमेकस जो है यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि यह किसका राजदूत था, तो आंतियोकस का यह राजदूत था और यह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में, बिंदुसार के राजदरबार में। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ठीक है नहीं या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, इन्हीं बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। ओके, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। भाई ये मौर्य साम्राज्य के हैं लोग, तो मौर्य युग से ही इनके किताब का वर्णन जो है इन्हीं से संबंधित रहेगा। यहाँ
प्रश्न ये बन जाएगा कि बिंदुसार के राज दरबार में कि कौन आया था, तो डाइमेकस आया था। और यह किसका राजदूत था, तो यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। अपने अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है हमारा डायोनिसियस। डायोनिसियस कौन था, तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिलाडेल्फस कौन थे, मिस्र नरेश थे, टॉलमी इन फिलाडेल्फस का यह राजदूत था डायोनिसियस। और यह कब आया था, यह अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के राज दरबार में आया था। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, जो डायोनिसियस हैं, डाइमेकस हैं और जो मेगास्थनीज हैं, ये जो तीनों हैं ये आपके जो सिकंदर हैं, सिकंदर के बाद लेखक जो हैं तीन ये हैं। मेगास्थनीज अगर पूछ देगा कि सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों के नाम बताइए या कौन कौन आए, ऑप्शंस दे देगा मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस, तो यह तीनों आए थे। अगर मान लीजिए दे देगा इनमें से कौन नहीं था, तो सिकंदर के समकालीन कौन कौन था, निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो ये जो थे ये आपके सिकंदर के समकालीन थे या सिकंदर के साथ थे। और सिकंदर के बाद में कौन कौन था, तो सिकंदर के बाद में थे मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए डायोनिसियस हमारा हो गया कि यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। ओके, आते हैं टॉलमी। टॉलमी, ये टॉलमी और ये टॉलमी दूसरे हैं। ओके, टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल, ओके, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। ये पूछ देता है प्रश्न कि भारत का भूगोल जो है यह पुस्तक किसने लिखा है, तो यह टॉलमी ने लिखा है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा प्लिनी। प्लिनी था इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ओके, ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है, प्लिनी ने लिखा था। ओके, अगला पॉइंट है हमारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो यह जो है इस पुस्तक के लेखक के बारे में मतलब कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह करीब 80 ईसा में हिंद महासागर पर आए थे, यात्रा पर आए थे और इन्होंने भारत के बंदरगाह तथा वहां की जो व्यापारिक वस्तुओं की लेन देन थी उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। अभी हमारा यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में हो चुका है। अब हम आएंगे, देखेंगे चीनी लेखक। जो चीनी लेखक आए वो कौन कौन थे और क्या क्या इन्होंने बताया था। पहला है हमारा फाहियान। फाहियान क्या बताएं, इन्होंने कहा क्या क्या वो देखेंगे। तो देखिए फाहियान जो था यह चीनी यात्री गुप्त नरेश, गुप्त वंश में जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान किसके राज दरबार में आया, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ओके, एक सेकेंड। और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ओके, 14 वर्षों तक भारत में रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनका नाम क्या दिया गया है, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ओके, और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन, फाहियान रहा। फाहियान ने अपनी पुस्तक में क्या क्या बताया है, फाहियान ने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में इसने बताया है और यह कहा है कि वहाँ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध है। ठीक है, और यह 14 वर्षों तक वहाँ पर निवास किया था भारत में और वहाँ के बारे में यह चर्चा किया था। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नहीं, वही पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा व्हेनसोंग। देखिए फाहियान हो गया, फाहियान चीनी यात्री था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, 14 वर्ष तक भारत में रहा, मध्य प्रदेश पर उसका विशेष फोकस था, मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया और वहाँ के लोगों को सुखी एवं समृद्ध बताया था। अब व्हेनसोंग क्या क्या बताएं। व्हेनसोंग जो है यह हर्षवर्धन के राज दरबार में या हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत। देखिए ह से व्हेनसोंग और ह से हर्षवर्धन। ओके, अब व्हेनसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। ठीक है, 1 वर्ष की यात्रा के बाद कपिसा पहुंचा। कपिसा वर्तमान में अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान को ही कपिसा बोला गया था। अब देखिए यह कितने वर्षों तक भारत रहा, तो भारत में वह लगभग 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, 15 वर्षों तक रहा और फिर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्षों तक रहा था कौन, फाहियान।
ओह सॉरी दोस्तों, फाहियान नहीं, वेनसोंग। वेनसोंग कितने साल तक रहा? 15 साल तक रहा। अब फाहियान कितने साल तक था? तो वो 14 वर्ष तक था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको याद रखेंगे। अब देखिए, यह भारत में 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। अब इसने क्या क्या किया था ये देख लेते हैं। यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गया तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, एकत्र कर ले जाने के लिए यह आया था। ओके, अब देखिए ये क्या क्या इसका जो इसने भ्रमण किया था, तो इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो CU की नाम से प्रसिद्ध है। CU की, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा गया, तो CU की नाम से वह प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। 138। अगला पॉइंट है हमारा कि इसने हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पक्षों के बारे में बताया है, वर्णन किया है। उसके शासनकाल के समय सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में उसने बताया था। ओके, अब देखिए, इसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ओके, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ। ओके, कौन किया था? हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य श्रीभद्र थे। पॉइंट यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ओके, अब देखते हैं हम अपना इत्सिंग कौन था? इत्सिंग जो था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। ओके, इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। ठीक है, जो ह्वेनसोंग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था, लेकिन जो इत्सिंग था यह नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतीयों की वेशभूषा एवं खान पान के बारे में भी लिखा है इन्होंने। पूछ देगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में किसने बताया था, किसने बात की अपनी पुस्तक में, तो वो इत्सिंग। ठीक है, और ये कब आए थे भारत? ये 7वीं शताब्दी। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा अरबी लेखक में हम देखेंगे पहला अल-बरूनी कौन था और किसके साथ भारत आया? तो अल-बरूनी जो है 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ओके, और इसने किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तकें लिखी जो भारत की खोज नाम से भी जानी जाती हैं। ओके, अब इस किताब में उसने क्या क्या बताया? इस किताब में उसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर प्रकाश डाला है। उसके बारे में इसने बताया है। अब देखते हैं अल-बरूनी की जो ये किताबें हैं यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, ये सब चीजें जो हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से उसको डिवाइड करके हर पार्ट को अच्छे से बताया है और उसके ऊपर सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। और यह जो इसके इन सब विषयों के अध्याय है ना, इसको 80 अध्यायों में इसने बांटा है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में इसने बांट के लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए अल-बरूनी जो था, अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। इसको बहुत अच्छी नॉलेज थी, यह बहुत नॉलेज इसके पास इन सब के बारे में अच्छा था। पॉइंट है हमारा 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री। तो इनमें एक का नाम इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशाओं का वर्णन किया है सुलेमान ने। ओके, सुलेमान कब आया? 9वीं सदी में भारत आने वाला था, आया था, आने वाला यात्री था, अरबी यात्री, और पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में इन्होंने बताया है, यह वर्णन किया है। अगला अब हम देखेंगे, अगला है हमारा इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में इसने जो लिखा है अपनी किताब को, उसको क्या कहा जाता है? उसको रेहला कहा गया है। ठीक है, और देखिए यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। ठीक है, यह इस किताब में इसी के बारे में बताया गया है और बहुत अच्छी जानकारी भी देता है यह किताब। 1333 ईस्वी में
1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी बुद्धिमानी या विद्वता जो भी कहें से प्रभावित होकर सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ये सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। और यहाँ पर एक पॉइंट देख लेंगे कि जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनको सन की सुल्तान भी कहा जाता था, सन की सुल्तान। ओके, पूछ देगा सन की सुल्तान किसे कहा गया, तो सन की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। अन्य लेखकों में थोड़ा सा देख लेते हैं। तारानाथ और मार्को पोलो। ठीक है, तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। ठीक है, देखिए हमारा यूनानी रोमन लेखक हो गए, अरबी लेखक हो गए, चीनी लेखक हो गए। अब कुछ अन्य लेखक हैं, एक दो उनके बारे में देख लेते हैं। तिब्बती लेखक कौन था, तारानाथ। ठीक है, इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ओके, मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसका विवरण जो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है और यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था मार्को। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारियां। पीछे हमने देख लिया धर्म ग्रंथों से जो जानकारियां हमें मिली, ऐतिहासिक ग्रंथों से जो जानकारियां मिली, विदेशी यात्री जो आए, जो लेखक आए, उनसे जो हमें जानकारी मिली उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारियां। पहले तो हम देखेंगे पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व का अगर साधारण रूप से हम अर्थ देखें तो ये हो गया कि धरती में जो दबे हुए पन्ने हैं, इतिहास के पन्ने हैं, उनको उजागर किया। जिस तरीके से उजागर किया जाए वही पुरातत्व है। ठीक है, पुरातत्व कहा जाता है। और एक परिभाषा छोटी सी देख लेते हैं कि पुरातत्व जो है सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है और यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। यही क्या है, पुरातत्व है। पुरातत्व पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अब देख लेते हैं यहीं पर कि पुरातत्व का पितामह किसे कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई है। अब हम अपना पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स हैं हमारे 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई। ठीक है, बोगासकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, बोगासकोई जो अभिलेख है इनमें से एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा जो एमपी से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का भी साक्ष्य मिलता है। ओके, गरुड़ स्तंभ से। ओके, गरुड़ स्तंभ से हमें पता चलता है कि भागवत धर्म के विकसित होने का भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य हमको गरुड़ स्तंभ लेख से मिला है। ओके, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। दुर्भिक्ष की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष यानी आकाल, दुर्भिक्ष यानी आकाल। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण यानी हूणों का जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण भारत पर हुआ था और वो भीतरी स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा के बारे में लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख, शासक कौन था उस टाइम, भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त शासक से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य सती प्रथा होता था, इसका लिखित साक्ष्य जो हमें है एरड़ अभिलेख से मिला है। मंदसौर अभिलेख से क्या मिला है, देखिए मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकर जो हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो पुराने सिक्के हैं उनको क्या कहा गया है, आहत। पूछ देगा कि आहत क्या है तो ऑप्शन दे देगा प्राचीनतम सिक्के, नवीन सिक्के या ऐसे दे देगा ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। कांसार्पण
कहा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। प्रश्न बना देगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन कार्य किसने शुरू किया? तो यवन शासकों ने शुरू किया था। ओके, अब देखिए, सातवाहन ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सिक्के जारी किए किसने? सातवाहन ने शीशे के, सातवाहन ने किसके? शीशे के, और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अब देखिए अगला पॉइंट, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं, वीणा बजाते हुए उनकी एक तस्वीर जो है वो सिक्के पर बनाई गई, सिक्के पर उनकी वीणा बजाती हुई तस्वीर बनाई गई, जिससे कि वो संगीत प्रेमी थे, इसका प्रमाण। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन जब करेंगे तो उसको एपिग्राफी कहते हैं, और जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण